हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन IQ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए तनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य की गिनती भारत के महान शासकों में होती है और वह भारत का एक प्रथम ऐसा ऐतिहासिक सम्राट था जिसने अपना शासन संपूर्ण भारत में फैला के रखा था, जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमाएं ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकवट किया था। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। तो इसका ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी सूत्रक, ऑप्शन सी विशाखादत्त या ऑप्शन डी अश्वघोष। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विशाखादत्त। फ्रेंड्स, विशाखादत्त का ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत रूप से सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल एवं कुलहीन भी कहा गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी वर्धन या ऑप्शन डी कुषाण। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मौर्य वंश। फ्रेंड्स, उपयुक्त दिए गए विकल्प में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 323 ईसापुर से लेकर 184 ईसापुर तक रहा है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन वंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। इस प्रकार फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विलियम जोन्स, जो कि हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन थे उसमें पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ऑप्शन बी अशोक के, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के या ऑप्शन डी राजा जनक के। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स, कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त और चाणक्य इन दोनों नामों से जाने जाते हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह भारत में राज्य शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कभी कभी आया था एग्जाम में कि अर्थशास्त्र की रचना कब किसने की थी? तो कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त या ऑप्शन डी देवगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विष्णुगुप्त। फ्रेंड्स ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी की पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की साम्य चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विजर्षव या श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। प्रसन्न बचपन के नाम की बात कही गई है फ्रेंड्स। तो चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम है। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि चाणक्य और विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया था फ्रेंड्स। इसके अनुसार ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चाणक्य का अन्य नाम में था भट्ट स्वामी, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी राजशेखर या ऑप्शन डी विशाखादत्त। फ्रेंड्स उसी जैसा एक नया क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक क्या है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, या ऑप्शन बी आत्मकथा, या ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, या फिर ऑप्शन डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। फ्रेंड्स कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांक सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। फ्रेंड्स अर्थशास्त्र से तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ, या ऑप्शन डी धार्मिक जीवन, या ऑप्शन डी है सामाजिक जीवन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ। फ्रेंड्स कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, या ऑप्शन डी कनिष्क। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिंदुसार। फ्रेंड्स स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंडियोकस ने डीमैक्स, इसको डाइमैक्स के नाम से भी जाना जाता है, इनको राजदूत बनाकर बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी पत्थर का, ऑप्शन सी लकड़ी का, या ऑप्शन डी मिट्टी का। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लकड़ी का। फ्रेंड्स बिहार में पटना या पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्भरहार में की गई खुदाई के मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदीबाग से
नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जो चंद्रगुप्त का महल था पाटलिपुत्र में, वो लकड़ी का बना था। ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं खुदाई के दौरान, और इसकी खुदाई किसने कराई थी? श्रे स्पूनर ने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था, कहाँ का था? ऑप्शन ए कपिलवस्तु का, ऑप्शन बी श्रावस्ती का, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र का, या ऑप्शन डी वाराणसी का। फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन थोड़े रीअरेंज हो गए ऊपर नीचे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र का। फ्रेंड्स, बुलंदीबाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। यहाँ से उत्खनन या खुदाई के दौरान लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। इस हिसाब से हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, या ऑप्शन डी कुणाल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संगीन थी एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स, राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजेताओं के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक फैला हुआ था। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार फ्रेंड्स, सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण से मैसूर तक था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है। ऑप्शन ए कलिंग शिलालेख, ऑप्शन बी अशोक का गिरनार शिलालेख, ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, या ऑप्शन डी अशोक का सोपावार शिलालेख। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। फ्रेंड्स, 150 ईसा पूर्व के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में अनर्थ और सौराष्ट्र, जो कि गुजरात में है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्पगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। ऑप्शन ए ग्रीक विवरणों से, ऑप्शन बी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख अभिलेख से, ऑप्शन सी जैन परंपरा से, या ऑप्शन डी अशोक के स्तंभ लेख द्वितीय से। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ऑप्शन ए 317 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 315 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 300 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोटर को पराजित किया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी कलिंग। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। फ्रेंड्स श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपड़ी को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा जाता था। तो फ्रेंड्स अशोक का साम्राज्य श्रीलंका में नहीं था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन सी भगवान महावीर ने या ऑप्शन डी धन्वंतरी ने। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक ने। फ्रेंड्स सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धम्म विजेता एवं लोकोपरि कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाईं तथा कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों एवं पशुओं के लिए उपयोगी औषधि हेतु प्रथम अस्पताल एवं औषधि बागों का निर्माण करवाया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? ऑप्शन ए तीर्थ यात्रा, ऑप्शन बी मोक्ष में विश्वास, ऑप्शन सी देव नाम प्रिय की उपाधि या ऑप्शन डी पशु चिकित्सालय खोले। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी देव नाम प्रिय की उपाधि। फ्रेंड्स अशोक 269 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय या देवनाम प्रिय कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसके हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध समा किस नगर में आयोजित? सॉरी फ्रेंड्स इसमें समा है वो एक्चुअली सभा है। तो मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी समस्तीपुर या ऑप्शन डी राजगृह। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। फ्रेंड्स पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभाएं आयोजित की गई थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जुक कौन थे फ्रेंड्स? ऑप्शन ए चोल राज्य में व्यापारी, ऑप्शन बी मौर्य शासनकाल में अधिकारी, ऑप्शन सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग
या ऑप्शन डी शक सेना में अधिकारी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मौर्य शासन में अधिकारी। फ्रेंड्स अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नाम का अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धनी के हाथों में बच्चों को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जैसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाह किसे कहते थे? ऑप्शन ए दलालों को, ऑप्शन बी व्यापारियों के काफिले को, या ऑप्शन सी महाजनों को, या ऑप्शन डी तीर्थ यात्रियों को। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यापारियों के काफिले को। फ्रेंड्स मौर्य काल में व्यापारियों के काफिले को सातवाहन की संज्ञा दी गई। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग्य नहीं था? सॉरी फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ऑप्शन ए अग्रहारिका, ऑप्शन सी प्रादेशिक, ऑप्शन बी युक्त, या ऑप्शन डी राजुक। फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन थोड़े रीअरेंज हो गए हैं ऊपर नीचे, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए अग्रहारिक। फ्रेंड्स अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में फ्रेंड्स 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये तीनों पदाधिकारी हैं, फर्स्ट है युक्त। फ्रेंड्स ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूला करते थे। सेकंड राजुक। फ्रेंड्स ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिए गए। फिर थर्ड नंबर पर आते थे प्रादेशिक। यह फ्रेंड्स मंडल का प्रधान अधिकारी था और वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे न्याय का भी अधिकार प्राप्त था। तो फ्रेंड्स इसमें जो अग्रहारिक है ये मौर्य काल का अधिकारी नहीं था। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने, या ऑप्शन डी कनिष्क ने। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक ने। फ्रेंड्स सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। ये स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चूनर के बलुए पत्थरों से निर्मित है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सारनाथ के स्तंभ का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी बरहुत, ऑप्शन सी सांची, या ऑप्शन डी सारनाथ। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सांची। फ्रेंड्स स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व था, अतः विकल्प सही है सी। फ्रेंड्स जबकि भरतपुर का स्तूप है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, जिसकी तिथि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग है। सांची तथा बरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के कुंडूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिंग मैकेंजी ने
1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? ऑप्शन ए बिंबुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या ऑप्शन डी पुष्यमित्र। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। अभी अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और इसका निर्माण अशोक ने कराया था। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है अशोक के शिलालेखों में? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली या ऑप्शन डी हिंदी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृत। फ्रेंड्स अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों में से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 भागों में किया जा सकता है। ऑप्शन ए शिलालेख, सेकंड स्तंभलेख और थर्ड गुहालेख शिलालेख। चौथा विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है सहवाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुड़ी, सोपारा। फ्रेंड्स अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा की लिपि ब्राह्मी या ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। दक्षशिला से आरमेइक लिपि में लिया गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमेइक लिपियों में लिखा गया तृतीय भाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषी अभिलेख तथा लंगन नामक स्थान से आरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? ऑप्शन ए कालसी, ऑप्शन बी गिरनार, ऑप्शन सी सहवाजगढ़ी या ऑप्शन डी मेरठ। तो फ्रेंड्स जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था, सहवाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सहवाजगढ़ी। फ्रेंड्स ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।